हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प 9। आई एम डॉक्टर शालिनी जलूत्रिया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद अपने बालों की देखभाल कैसे करें जिससे कि हमारे बाल काले घने और खूबसूरत भी रहें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल टूटते हैं, हमारे बालों में रूखापन आ जाता है, वो पहले जैसे सिल्की स्मूथ नहीं रहते हैं। तो हम उन चेंजेस के बारे में तो जानेंगे ही, उनको कैसे टैकल किया जाए वो भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ जो कॉमन क्वेश्चंस एक गर्भवती महिला के मन में आते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप हेयर कलर कर सकते हैं या नहीं, या फिर आप ये जो हेयर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस अवेलेबल है मार्केट में जैसे कि रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, ये सब करवा सकते हैं या नहीं, शैम्पू कौन सा यूज़ करें, ऑयलिंग कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपसे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी जिससे आपको अपने प्रेगनेंसी में जो हेयर चेंजेस हो रहे हैं उसको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी ये समस्या या तो बढ़ जाती है या फिर आपको जानकर हैरानी भी होगी कि किसी की समस्या ये कम भी हो जाती है। इनफैक्ट बहुत सारी गर्भवती महिलाएं ये भी बताती हैं कि उनके बाल पहले से ज़्यादा काले, घने और लंबे हो चुके हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है, लेकिन रिस्पॉन्स हर एक गर्भवती महिला के उसके प्रति अलग अलग होता है, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये बालों को एनर्जन फेज यानी कि उसके ग्रोथ फेज में रोक देता है। तो आप ज़्यादातर महिलाओं का एक्सपीरियंस यही सुनेंगे कि उनके बाल पहले से अच्छे हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये पोस्ट प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी के बाद इतने सारे बाल एक साथ आप टूटते हुए देखती हैं तो आप बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, घबरा जाती हैं कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था और अब एकदम अचानक से इतने सारे बाल कैसे टूट गए। तो उसका कारण होता है कि जो बाल एनर्जन फेज में थे यानी कि ग्रोथ फेज में रुके हुए थे, वो उनका प्रोसेस जो है अब कैटाजन और टीलोजन फेज में आ जाता है, यानी कि वो अब टूटने के प्रोसेस में है। तो ये बाल आपके टूटेंगे ही टूटेंगे, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक हेयर ग्रोथ का प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस हो रहे हैं जैसे कि बालों का रूखापन, बालों का डैंड्रफ होना, जिससे बाल और ज़्यादा टूटने की आशंका हो सकती है, हम उनको ज़रूर टैकल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ही ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं ताकि डिलीवरी के बाद ये जो बहुत ज़्यादा एकदम से बालों का टूटना, झड़ना, डैंड्रफ, रूखापन होना होता है वो कम कर सकें। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये कि आप अपनी डाइट पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि चाहे मार्केट में अवेलेबल कितने ही महंगे हेयर प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर लें, चाहे वो शैम्पू हो, ऑयल हो, जेल हो, हेयर स्पा हो, लेकिन जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है तब तक वो आपके बालों पर इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड की टैबलेट्स ज़रूर लें। साथ ही में अपनी डाइट में एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा रखें ताकि वो आपके बालों को एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, आपके बाल सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ और लंबे रहें। फ्रेंड्स, अभी तो वैसे भी सर्दियों का टाइम है, तो ये सारे फ्रूट्स जिनमें कि विटामिन ए, विटामिन सी है वो सारे अवेलेबल हैं। जैसे कि विटामिन ए के लिए आप गाजर खा सकते हैं, ऑरेंजेस विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। आप विटामिन सी के लिए आंवला ले सकते हैं। आप कैल्शियम के लिए आप दूध एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में लें। ड्राई फ्रूट्स में आप अच्छे क्वांटिटी में आप अगर लेंगे तो वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ड्राई फॉर्म में नहीं खा सकती हैं तो उसको पाउडर बना के आप दूध में डालकर सुबह शाम ले सकती हैं, वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिर्फ चेंजेस करके आप अपने बालों को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी केयर में ये बहुत मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो आप हेयर केयर रूटीन में आप इस्तेमाल कर सकती हैं वो ये कि आप अपने बालों को हल्के गर्म तेल से मसाज करें ताकि उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो।
फ्रेंड्स, एक प्रेगनेंसी में एक बहुत ही गलत धारणा है, जैसे कि कई गर्भवती महिलाएं ये बताती हैं कि उनके घर में ये कहा जाता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बाल ज़्यादा नहीं धोने हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है। आप अपने बालों को हर 3 से 4 दिन में ज़रूर धोएं, ताकि जो है उसमें जो भी डर्ट या जो भी डर्टी मटेरियल इकट्ठा हो गया है वो क्लीन हो। नहीं तो अदरवाइज़ ये डैंड्रफ कॉज करेगा, आपके बालों में रूखापन और रूसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जिससे बाल और ज़्यादा टूटेंगे। और ऑयलिंग से मेरा मतलब है आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, चाहे वो बादाम का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, कोई भी ऑयल जो आपके घर में अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई महंगा ही तेल इस्तेमाल करना है जिससे आप मसाज करें। शैम्पूज़ के बारे में आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आप ऐसे शैम्पूज़ का इस्तेमाल करें जिसमें कि सल्फेट और पैराबेन ना हो, क्योंकि ये जो ऐसे 2 केमिकल्स हैं वो आपके स्कैल्प को ड्राई करते हैं, जिससे बाल रूखे होते हैं और फिर टूटने लगते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मैं प्रोडक्ट्स आपको बता रही हूँ वो कोई बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स नहीं है। बात है सिर्फ एक अच्छे क्वालिटी हेयर प्रोडक्ट यूज़ करने की, ताकि उनमें टॉक्सिक केमिकल्स की क्वांटिटी ना हो, जो कि आगे जाकर आपके बच्चे को और आपको अफेक्ट कर सकती है। बाद में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है वो ये कि क्या डॉक्टर हम प्रेगनेंसी के दौरान हेयर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जैसे कि रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिनाइजेशन ये सब करवा सकते हैं या नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नो, कि आप ऐसी हेयर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस प्रेगनेंसी के दौरान प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये जितने भी हेयर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में केमिकल्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इनसे जो स्मेल होती है या फिर ये जो केमिकल्स जब बालों में लगाए जाते हैं तो ये स्कैल्प के थ्रू आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि आपके लिए तो हार्मफुल है ही, बाकी आपके बच्चे के लिए भी और भी ज़्यादा हार्मफुल है। थर्ड, कई बार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो ये भी पूछती हैं कि डॉक्टर क्या हम अपने बालों को हेयर डाई कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि आजकल जो प्रेगनेंसी प्लान की जाती है वो ज़्यादातर 30 के बाद करियर की वजह से या किसी भी ऐसी वजह से उसके बाद प्लान करते हैं, तो ज़्यादातर जो है हेयर हमारे वाइट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आप फर्स्ट 3 मंथ्स में हेयर को कलर करना थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपके, जैसे कि मैंने कहा, स्कैल्प के थ्रू आपकी सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन फिर भी अगर आप हेयर डाई कर रहे हैं तो आप वो हेयर डाई लें जिसमें कि अमोनिया ना हो। और दूसरी बात, जो भी आप हेयर डाई ले रहे हैं उसके इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें कि वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं। और आपको ये भी करना है कि हेयर डाई करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है एक पैच टेस्ट करना, यानी कि आप स्किन पर लगाकर देख सकते हैं कि उसके बाद हेयर डाई का आपके स्किन पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। दूसरी बात, अगर आप हेयर डाई लगा ही रहे हैं तो आप कम से कम टाइम के लिए लगाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट के लिए, ताकि आपके वो स्कैल्प पर ज़्यादा देर ना रहे और ज़्यादा उस केमिकल का एब्जॉर्प्शन आपके ब्लड में ना हो। तो ये कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप अपने हेयर केयर रूटीन में ला सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं, जिससे कि आपके बच्चे को अफेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल हमने ये जाना अभी तक कि हमें एक तो सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि उसमें टॉक्सिक केमिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जितने भी ये हेयर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हेयर डाई के इस्तेमाल से आप जितना बच सकते हैं आप उतना बचें, और अपनी डाइट पर आपको ज़रूर फोकस करना है। अब बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद जो हेयर फॉल होता है उससे कैसे टैकल करें। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है बेबी पर। ना तो आप प्रॉपर तरीके से नींद ले पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि आपको फीड भी करवाना होता है, और कई महिलाओं में तो ये होता है कि ठीक तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये सारी ऐसी समस्या होती हैं जिनकी वजह से आप ना तो अपनी डाइट पर फोकस कर पाते हैं, ना पूरी नींद ले पाते हैं। स्ट्रेस दिन पर दिन बढ़ता जाता है, जो कि एक बहुत ही ऐसी विशियस साइकिल के रूप में हो जाता है कि आपका स्ट्रेस होता है तो हेयर फॉल होता है, जब हेयर फॉल होने लगता है तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिससे कि आपको ये समस्या और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो पहला तो ये काम करना है आपको कि जैसे आप प्रेगनेंसी से पहले अपने बालों की केयर कर रही थी, जैसा खाना आप पहले खा रही थी, वैसा ही खाना आप पोस्ट डिलीवरी के बाद भी अपना कंटिन्यू रखें। अपने डाइट पर फोकस करें,
बैलेंस डाइट लें, अपने आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स को लेना ना भूलें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं और अगर एडिक्वेट अमाउंट में स्लीप ले सकती हैं तो प्लीज़ ज़रूर अपनी नींद पूरी करें। जब बेबी सोता है तभी आप भी सो जाएं ताकि आपकी नींद जिसमें जो पूरी नहीं हो पा रही है वो पूरी हो। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगी तो पोस्ट डिलीवरी के बाद भी जो हेयर केयर है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना कि एक बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है हेयर केयर में। आप अच्छे क्वालिटी के हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, आप एडिक्वेट स्लीप लें यानी कि भरपूर नींद लें और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल चेंजेस होते हैं जो कि हमें ये फेस करने ही पड़ते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही हमारी बॉडी पहले जैसे फेज़ में आती है तो ये सारे चेंजेस सेटल हो जाते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी सारी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई ऐसी क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।